बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिजिक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स जो कि न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 13 का 13.4 टॉपिक जिसका नाम है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। इससे पहले हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये ब्राउनियन मोशन क्या होती है, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक को हलवा मक्खन मलाई आपके लिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपने ना 2 टाइम्स ये इक्वेशन आपने लिख लेनी है, ठीक है। और ये हम डिराइव करके आ चुके हैं। ये यहां से ना v आपका इधर था, ठीक है, n बाय वी था यहाँ पे। तो ये क्या था, p इज इक्वल टू 2/3 n बाय वी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में इसको डिराइव किया है। सिंपल, ये जो n बाय वी इधर था ना, v को इधर आके p के साथ मल्टीप्लाई करा दिए, तो सेम टू सेम वही इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी हमने लिख ली, यहां पर भी लिख ली। अब देखिए हमने ना इसमें डिराइव क्या करना है, हमने इसमें क्या चीज फाइंड करनी है। फाइंड हमने ये करना है कि जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का वो क्या है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपने फाइंड करनी है। बस ये दो चीजें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और 2 मिनट ही लगेंगे, ये फाइंड हो जाएंगी। इतनी आसान तरीके से आपको इंशाल्लाह समझाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है, पहले से ही बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी। मजीद इसको डिस्कस करेंगे इस डेरिवेशन के बाद, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज हो रही है इसमें। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 n हाफ एम बी स्क्वायर। अब आपने ये करना है कि देखिए जनरल गैस इक्वेशन हमें क्या कहती है, वो हमें कहती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन आपको ही पता है कि हमारे पास क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसके अंदर ये जो आपके पास n है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, जनरल गैस कांस्टेंट r है, टेम्परेचर T है, v वॉल्यूम है, p प्रेशर है, सही है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये n की वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है। तो ये आपके पास आएगा पी वी इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां पर कैपिटल N आएगा, स्मॉल n में किधर लिख रहा हूं, कैपिटल N डिवाइडेड बाय एन ए, और यहां पर आएगा GRT। ओके हो गया। अच्छा, अब एक और फिर रिलेशन, ये जो है ना आपने ये साइड बॉक्स में करना है, ठीक है, ये साइड बॉक्स में यहां पे करना है। एक और रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है कि अगर r को Na से डिवाइड कर दें, r को क्या करें, Na से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास बनता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी एक और कांस्टेंट निकल आता है। r भी कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर n है, ये भी कांस्टेंट है। तो r ओवर Na को जब डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए ये r है, ये Na है, तो r ओवर Na को मैं kb लिखने लगा हूं, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन, और यहां पर आएगा के बी, और यहां पे आएगा टी। तो पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी आ गया, डन हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेना है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी, और ये पी वी इज इक्वल टू 2/3 n, और यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर लेना। मैं यहां पे लिख ली, चलें आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे ले, इक्वेशन नंबर इसको 2 का नाम दे ले, ठीक है। तो लिख लें पुट इक्वेशन 2 इन 1, या आप लिख लें कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब देखते हैं कैसे होगा। इस पीवी की वैल्यू को फॉर एग्जांपल हम इधर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा एन के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहां पे आ जाएगा टी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पुट करेंगे 2/3 n। अच्छा, हाफ एम स्क्वायर की जगह ना काइनेटिक एनर्जी लिख लें। काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इतना तो पता ना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर होता है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास ना रिलेशन आ गया। अब हम रिलेशन देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन है वो क्या है। अब यहां से ये जो आपके पास n है वो n से कटने जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहां पर आपने इस 3 को इधर ले जाना है, 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी इस वैल्यू को उठाकर उधर ले जाना है। तो जब ये उधर जाएगी तो ये बन जाएगी 3/2, 3/2, यहां पे आएगा के बी और टी आ जाएगा, ठीक है, यहां पर। तो 3/2 के बी टी।
तो इज इक्वल टू ये आपके पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के बी और इनटू टी। डन हो गया। अब आपको पता है 3 क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी 3/2 कांस्टेंट है, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये सारे अगर कांस्टेंट है, 3/2 और के बी अगर कांस्टेंट है, तो फिर आपके पास रिलेशन क्या निकलेगा कि काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर की। बस एक रिलेशन तो डिराइव हो गया, हमने ये डिराइव करना था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी जितना आप टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करेंगे उतनी जो पार्टिकल्स हैं उसके वो तेजी से मूव करेंगे। तो हम कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक ये रिलेशन हमें ड्राइव करना था, ठीक है, सिंपल सा। तो इसी को तो हम कह रहे हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कौन सी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है उसके रिलेशन को डिराइव करते हैं। देखिए फिर से वही इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी, पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन और यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आप सेट कर ले, ये 2 इस 2 से काट दे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा एन, इस एम को बाहर ले आए, ठीक है, एम एन, और ये आपके पास आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस 2 से काट दिया है। हाँ ये 3 कहाँ पे गया सर, तो ये आ गया 1/3 भीतर ही है ठीक हो गया, 2 से कट गया तो 1/3 एम हमने थोड़ा सा बाहर ले आए हैं, तो एम एन, और यहां पर आ गया वी का स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा अब इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे दिया। अब हमारे पास क्या था, पी वी इज इक्वल टू, एक और हमने पढ़ा हुआ है, वो आपके पास क्या है, एन आर टी। फिर से वही काम करना है, एन आपके पास क्या होता है, कैपिटल एन ओवर एन ए, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। वो इसमें पुट करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एन ए और आर टी। ओके हो गया। अब इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है, ये आपने साइड में रफ वर्क में करना है। तो अब इक्वेशन नंबर 2, अब आप कहेंगे कंपेयर इक्वेशन 1, अब ये भी पीवी के इक्वल है, ये भी पीवी के इक्वल है, ठीक है, ये भी पीवी के इक्वल है, ये भी पीवी के इक्वल है। तो आप कहेंगे कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपने क्या करना है, इस n ओवर n ए आर टी को इधर पुट कर दे, तो ये आपके पास आ जाएगा n ओवर n ए और आर टी, और यहां पर आपके पास आएगा इज इक्वल टू 1/3 एम एन, और यहां पे आ जाएगा v का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर v का स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो n है ना, ये इस n से काटने जाएगा, क्योंकि ये n इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा 3RT ओवर NA, 3RT, और यहां पर ये m है ना, इसका भी करते हैं ना, ठहर जाए, तो यहां पर क्या आएगा 3RT ओवर NA। अच्छा ये m इधर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो MNA, वाओ MNA, अक्सर वो बाप के इलेक्शन से बनते हैं ना, MNA, ठीक है। तो आजकल तो खैर कोई नहीं इलेक्शन से बनते, बट तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, MNA इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा V का स्क्वायर। ओके हो गया। ये क्या है, एवरेज स्क्वायर मीन वेलोसिटी है, क्या है, स्क्वायर मीन वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भी कह देते हैं, ये चीज आ गई। अच्छा अब इसमें याद रखिए कि जो हम फाइंड करें वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये क्या है, ये रूट, ये आपके पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट की कमी है भाई, तो आप इधर भी रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, बस। अब ये जो स्क्वायर रूट को जब आप ओपन करेंगे ना, तो ये आपके पास पूरा पता क्या होता है, इसको हम कहते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आपके VRMS इसको लिखेंगे कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऊपर रूट ले लिया तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपके पास ये कौन सी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 3RT डिवाइडेड बाय MNA। हो गया ना प्रूफ, तो यही तो हमने प्रूफ करना था। मैं देखो कैमरे में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, इसको हम सीधा भी करके बल्कि लिख सकते हैं, तो VRMS
इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय एम एन ए यहाँ पे नीचे छोटा सा लिखना है साथ में, ठीक है, ए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ए यहाँ पे क्या है नीचे छोटू सा है, यहाँ पे ऐसे एवोगैड्रो नंबर को शो कर रहा है, सही है। तो रूट मीन स्क्वायर का रिलेशन भी डिराइव हो गया। इसका मतलब है जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो आपके पास डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे और मैस पे, ठीक हो गया। 3R कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रूट में स्क्वायर स्पीड उतनी ज्यादा होगी, उतनी पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली पोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, ओके हो गया। और इनवर्सली पोर्शन है मैस के, मैस जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी कम होगी। भाई बड़े बड़े पार्टिकल्स को मूव कराना जो है वो मुश्किल काम है, छोटे छोटे पार्टिकल को मूव कराना आसान काम है। बड़े बड़े पार्टिकल जो है ना वो आहिस्ता से मूव करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि मैस ज्यादा है और मैस कम है, यानी मैसेस के डिफरेंस है। तो रूट मीन स्क्वायर इनवर्सली पोर्शन है मैस के, मैस ज्यादा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, मैस कम होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये दो रिलेशन उसने हमें डिराइव करने के लिए कहे हुए थे, ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं कि एग्जांपल में इसमें पॉपकॉर्न की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अक्सर सिनेमा में जाए ना तो पॉपकॉर्न हम साथ लेके जाते हैं, ठीक है, और पंजाबी में क्या कहते हैं, फुलकड़ियां, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, बहरहाल। तो पॉपकॉर्न में क्या होता है, ठीक है, जैसे ना एक फॉर एग्जाम्पल मकई का दाना होता है, ठीक है, ये मकई का दाना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, अंदर से क्या कहते हैं, मॉइस्चर होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको हीट करना है, आपने क्या करना है, इसको हीट करना है। जब हीट करेंगे तो अंदर वाला जो मॉइस्चर है ना, अंदर वाला जो क्या है, मॉइस्चर है, वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्टीम। और स्टीम में आपको पता है पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं, मॉइस्चर में तो ये ऐसा ऐसा फॉर एग्जाम्पल मूव करें, स्टीम में तो अब तेजी से अगर मूव करेंगे तो ये जो जो पॉपकॉर्न, ये जो छोटा सा दाना है जिसको वो कर्नल कह रहा है, तो कर्नल के जो अंदर के जो पार्टिकल है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप स्टीम देंगे, ठीक है, नहीं स्टीम नहीं देंगे, जब आप हीट उसको देंगे, जब आप हीट इसको देंगे तो मॉइस्चर स्टीम बन जाएगा। तो जो पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा जो है ना फोर्स के साथ इसकी वॉल के साथ टकराएंगे। अब जब वॉल के साथ टकराएंगे तो इस दाने की वॉल के ऊपर क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। जब प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ना तो ये दाना साहब क्या करेंगे, ऐसे फट जाएगा और बीच में से निकलेगा स्टार्च। स्टार्च वो जो व्हाइट कलर का होता है ना पॉपकॉर्न के अंदर फूला हुआ, तो वो क्या निकलेगा, स्टार्च निकलेगा। यानी कि मॉइस्चर को ही हम इस पूरे दाने को ऐसे हीट करेंगे, अंदर का मॉइस्चर हीट अप होगा, हीट अप होकर स्टीम बन जाएगा, स्टीम बनेगा तो इसका मतलब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज हो चुकी है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो तेजी से बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वॉल्स ऑफ द इस दाने की वॉल्स के साथ टकराएंगे, तो अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दाना फट जाएगा, अंदर से स्टार्च निकलेगा व्हाइट कलर का। अब ये भी गर्म होगा तो कुछ देर के बाद ठंडा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, मतलब खुश्क सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। उसके जाहिर सी बात है ठंडे पॉपकॉर्न गरम, वैसे तो गरम गरम खाने में मजा आता है लेकिन कुछ लोग ठंडे करके खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये पॉपकॉर्न बनते हैं, ओके हो गया। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल इसकी वो दे रहा है टायर की, मैं यहीं पे इसको लिखता जा रहा हूं, टायर की। अब देखिए टायर में अगर हवा ना हो तो क्या होता है, ऐसे पिचका हुआ होता है, मतलब ये ढीला डाला सा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब टायर के अंदर हवा भर दी जाती है तो वो फूल के काफी ज्यादा टाइट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप जो है ना वो उसके अंदर एयर भरते हैं ना, उसके अंदर हवा भरते हैं, तो अंदर जो है वो एयर के पार्टिकल इंक्रीज होते जाते हैं, अंदर एयर के पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वॉल्स के साथ टकराते हैं, टायर की वॉल्स के साथ टकराते हैं। तो टायर की वॉल्स के अंदर टायर्स की वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से टायर क्या हो जाता है, गैस भरने की वजह से फूल जाता है। और क्योंकि वॉल्स के ऊपर ये पार्टिकल ऐसे टकरा रहे हैं टायर के, तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है, तो टायर काफी हार्ड हो जाता है। तो उसके ऊपर का अगर बस का टायर है, ट्रक का टायर है, तो पता नहीं कितने टन वजनी जो है ट्रक का जो मैस है उस टायर के ऊपर लाद दिया जाता है। तो टायर वो इतना इतना मैस लेके तो वो जा रहे होते हैं, ठीक है, ट्रक टायरों के बगैर चल सकता है। तो क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर के इसके अंदर क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा इसको अंदर गैस, जाहिर सी बात है गैस पार्टिकल इसके अंदर आ जाते हैं।
तो वो फिर से बता रहा हूँ, गैस पार्टिकल्स क्या करेंगे, टायर की वॉल्स के साथ टकराएंगे, टायर की वॉल्स के साथ टकरा के उनकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो टायर की जो वॉल्स हैं वो जाहिर सी बात है हार्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम वजन लाद सकते हैं, सवारियां बिठा सकते हैं बस के अंदर, तो ये मजे से बस जो है वो उडी उडी जावा हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ही हम इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस में इसको डिस्कस करते हैं, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि वही फिनोमेना तो हमने पढ़े हैं और वही हम इसकी एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं। ओके हो गया, तो यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।